गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आप कैसे? ठीक है सर, आप बताइए आप जी जी, मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करें क्या क्लास? लास्ट टाइम आपको ये टास्क दिया गया था, है ना? तो सबसे पहले आपको ये डिज़ाइन बनाना था। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में सोचना था कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन से कर सकते हैं हम इस चीज़ को, यानी कि हमें यहाँ पर ए लिखने पे इधर जो है ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इधर ए से रिलेटेड इमेज जो भी है, चाहे वो एप्पल हो चाहे कुछ और भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टास्क दिया गया था काफ़ी लोगों को। कुछ लोगों ने किया भी, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो पहले समझ लेते हैं फंक्शनैलिटी क्या था, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं किया है। मैं जावास्क्रिप्ट का कोड आपको दिखाता हूँ करके कैसे करना है। HTML CSS हो चुका है, यानी कि डिज़ाइनिंग का काम कंप्लीट है। अभी हमें ये वैल्यू चाहिए और ये बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस बटन को भी हमें सेलेक्ट करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले जो बटन है जिस पे हमें क्लिक करना है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये आइकन वाला बटन है, यानी कि ये जो आइकन यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्ले नाउ पे क्लिक करने पे ये आइकन चेंज होता है, तो उसको भी सिलेक्ट किया गया है। देखिए ये है ना, क्लास आईडी है। यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये आइकन है। ठीक है, नोटिस करिए इस तरीके से ये आइकन का नाम है। तो क्लिक करने पे आइकन चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पर प्ले का आइकन दिख रहा है, उसके बाद जो है पाउज का आइकन दिखेगा जब क्लिक करेंगे इस पे। तो उसको भी सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया गया है। लेफ्ट इमेज यानी कि ये वाला बॉक्स है ये, और राइट इमेज यानी कि ये राइट वाला बॉक्स है। ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितने एलिमेंट हमें चाहिए थे, हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले बटन पे हम इवेंट लगाएंगे। तो ये जो हमारा प्ले बटन है, इस पर लिखेंगे प्ले BTN डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन। एरो फंक्शन से डिफिनेशन कीजिए, या आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रैकेट। ठीक है, मैं अलर्ट करके सबसे पहले देख लेता हूँ इस तरीके से अलर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आकर मैं टेस्टिंग करूँगा। मैंने क्लिक किया इस बटन पे, अलर्ट हो गया। नोटिस करिए, तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हम ये जो आइकन है सबसे पहले इसको चेंज करने का काम करेंगे। अभी ये आइकन प्ले वाला है, तो इस आइकन को सबसे पहले हम चेंज करेंगे जब भी बटन पे क्लिक होगा। तो अभी बटन पे क्लिक हुआ है, तो पहला काम हमें आइकन को चेंज करना है। तो आइकन नोटिस करिए, ये वाला आइकन वाला है आपका, ये वाला PP BTN यानी कि प्ले पाउज BTN है ये। तो इसी को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, PP_BTN डॉट क्लास नेम का यूज कर लीजिए इस तरीके से, और इसमें आप डिफाइन कर दीजिए क्लास, जो भी आपको क्लास देना है। तो फा सॉलिड फा पाउज ये आइकन का नाम है, ये डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें जो पहले से क्लासेस था वो हट जाएगा, और पाउज का ये देखिए, नोटिस करिए आइकन चेंज हो गया। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे आइकन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट किया जाएगा वो चाहिए। हम कंडीशन लगा सकते हैं, हमने कंडीशन पढ़ लिया है। अगर बिना वैल्यू इनपुट किए कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको मैसेज देंगे कि इनपुट फील्ड एम्प्टी है, और पाउज का भी आइकन नहीं शो करेंगे अगर इसमें कुछ इनपुट नहीं किया गया है। तो पहले उसी चेक करेंगे हम। तो मैंने एक कंट्रोल X कर लिया, एक कंडीशन पास करेंगे इफ ये जो हमारा T इनपुट है यानी कि टेक्स्ट इनपुट, इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉट वैल्यू।
इसका वैल्यू रीड करेंगे, क्या ये एम्प्टी है, ऐसे मैंने चेक किया, क्या ये एम्प्टी है, ऐसे चेक करिए क्या ये एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है यानी कि हमने ट्रू का कोड यहाँ करना है, इसलिए यानी कि अगर एम्प्टी नहीं है तभी ये पाउस का आइकन चेंज हो, यानी कि प्ले का आइकन पाउस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हम कुछ मैसेज दे देंगे, तो कुछ भी मैसेज दिया जा सकता है। फिलहाल मैं अलर्ट का ही यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, इनपुट फील्ड इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, है ना, इस से मैंने डिफाइन कर दिया। तो कुछ भी मैसेज दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इनपुट फील्ड इज एम्प्टी लिखा जाए, मीनिंगफुल मैसेज कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक बार टेस्टिंग करेंगे, बिना लिखे हम बटन पे क्लिक करेंगे। नोटिस करें मैंने इस बटन पे क्लिक किया, इनपुट फील्ड इज एम्प्टी मैसेज आया और आइकन भी नहीं चेंज हुआ। अब अगर हम इनपुट कर दें तो नोटिस करिए आइकन चेंज हो गया। अब ये इनपुट क्या हुआ है ये हमें चाहिए। ठीक है, तो इनको निकाल लेंगे, हम यहीं पर निकालेंगे। लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से लेटर के नाम से, और यहाँ पर क्या करेंगे हम t_input डॉट वैल्यू, ये वैल्यू हमें चाहिए तो मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया। अलर्ट कीवर्ड का यूज करूंगा और उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक वेरिएबल मैंने रखा और अलर्ट कर दिया। अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर पे प्रिंट करता हूँ, यानी कि मैंने स्मॉल ए इनपुट किया, क्लिक करूंगा, नोटिस करिए स्मॉल में आया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए प्रिंट करता हूँ यानी कि इनपुट करता हूँ और क्लिक करूंगा तो कैपिटल में आएगा। मैं चाहता हूँ चाहे मैं कैपिटल में इनपुट करूं और चाहे मैं स्मॉल में इनपुट करूं, हमेशा ये स्मॉल में ही आए। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पर हमें टू लोअर केस, इसके नाम से फंक्शन है, इसको कॉल कर देना है। ठीक है, तो टू लोअर केस फंक्शन अगर आप कॉल करते हो तो अब लेटर में हमेशा स्मॉल लेटर आएगा, भले ही आप यहाँ पर कैपिटल में इनपुट करिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कैपिटल ए डाला, क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए स्मॉल ए आया। अगर मैं स्मॉल डालूंगा तब भी यहाँ पर स्मॉल ए आएगा। अब इसी पे हमें कंडीशन लगाना है कि अगर इसमें ए आया है तो यहाँ पर ए से रिलेटेड म्यूजिक चलेगा और यहाँ पर जो है एप्पल शो होगा, यानी कि ए से रिलेटेड जो इमेज है वो शो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर काम करेंगे हम, जहाँ पर हमने अलर्ट किया। तो कंडीशन दो तरीके से लगाया जा सकता है, या तो आप इफ और एल से हैंडल कर लो, यानी कि इफ लगाएं फिर एल्स इफ लगाएं फिर एल्स इफ लगाएं, क्योंकि हमारे पास कई सारे सिचुएशन है, ए से लेकर के जेड तक यहाँ पर वैल्यू दिया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं स्विच कंडीशन का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग इफ और एल्स से बनाइए, यानी कि इफ उसके बाद एल्स इफ फिर एल्स इफ, है ना, इस तरीके से बनाइए। मैं यहाँ पर आपको क्लास में स्विच कंडीशन से बनाना बता देता हूँ, कैसे बनाना है इस चीज को स्विच कंडीशन से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो स्विच को लिखेंगे इस तरीके से और इसके बॉडी में लेटर को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लेटर स्विच की बॉडी बनाएंगे, ये स्विच की बॉडी होती है। सबसे पहले केस लिखे इस तरीके से, और केस हमारा क्या है, अगर ए आया है यहाँ पर तो हम डिफाइन करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है। अगर ए आया है तो आपको क्या करना है वो यहाँ पर आप डिफाइन करिए। देखिए अगर कहा क्वेरी सेलेक्टर ऑल ना होगा, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दिया, num1 num2, और मैंने अलर्ट कर दिया इस तरीके से। रिलोड करेंगे, मैंने इस तरीके से इनपुट किया, यहाँ पर भी इनपुट करूंगा, देख लेते हैं एक ही आया, दोनों आना चाहिए num2। अच्छा, यहाँ ये कंसोल नहीं है, ये अलर्ट है तो एक ही प्रिंट होगा। दोनों अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो कंसोल और डॉट लॉग कैच करिएगा। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। नोटिस करिए मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैंने इनपुट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं सेपरेट फंक्शन बनाऊँ कैलकुलेशन के लिए। अभी ये छोटे लेवल पे आपको फंक्शन पैरामीटर के हेल्प से कुछ चीज़ों को समझाया जा रहा है, तो आपको समझने की कोशिश करना है। बड़े लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी कि ये जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, इसके कैलकुलेशन के लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाना चाहता हूँ।
ठीक है, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनपुट फील्ड 2 बना लिए हैं और दोनों इनपुट फील्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर रखा है। बटन को मैंने सिलेक्ट करके इसमें रखा है जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक को डिफाइन करके दोनों का वैल्यू रीड किया है। अब मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ ऐड के नाम से, इस तरीके से, यानी कि ऐड फंक्शन मैंने कॉल किया और इसमें मैं num1 एंड num2 भेज दूंगा। अभी हमने इस ऐड फंक्शन का डिफिनीशन नहीं किया है। ठीक है, इस ऐड फंक्शन का जहां पर भी डिफिनीशन करेंगे ये दोनों डेटा हम रिसीव करेंगे। तो ये चीज जो आपने यहाँ से भेजा इसको हम बोलते हैं, यानी कि हमने यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट भेजा, ये एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब हम कोई डेटा भेज रहे हैं। हम जरूरी नहीं कि यहाँ से डेटा भेज, मतलब डेटा हम किसी तरीके का भेज सकते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा, एरे भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, यानी कि बड़े से बड़े डेटा को आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा ये है। सेकंड आर्गुमेंट, जितना कॉमा लगा गया है उतना आर्गुमेंट, यानी कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट, कॉमा के बाद सेकंड आर्गुमेंट। अगर आप एक और कॉमा लगाते हो उसके बाद आप कुछ लिखते हो तो ये आपका थर्ड आर्गुमेंट माना जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को ही भेजें, आप नॉर्मल डेटा भी भेज सकते हो। जैसे मैं 22 और कॉमा 25 भी भेज सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जहां पर भी इस फंक्शन को डिफिनीशन करेंगे यानी कि डिफाइन करेंगे वहां पर हम इन दोनों डेटा को रिसीव करने का काम करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये जो ऐड फंक्शन है इसका डिफिनीशन कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो ऊपर होना चाहिए। जैसे अभी आपने यहाँ पर कॉल किया है तो इसको ऊपर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, नीचे भी शायद हम कर सकते हैं, तो हम पहले नीचे ही करके देख लेते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अगर नीचे नहीं काम करेगा तो इसको ऊपर कर देंगे हम। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक कांस्टेंट बनाता हूँ इस तरीके से ऐड के नाम से, और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन का डिफिनीशन करूंगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने num1 और num2 भेजा है तो यहाँ पर भी आप num1 और num2 से रिसीव करें। एक चीज समझ लीजिए, फंक्शन कॉल करते समय अगर आप कुछ भी डेटा भेज रहे हो, कोई भी डेटा भेज रहे हो, कितना भी पैरामीटर भेज रहे हो, कोई इशू नहीं है। जैसे अभी हमने 2 डेटा भेजा तो यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर रिसीव करने हैं, यानी कि आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर यही नाम दे जो आपने यहाँ पर भेजा है, कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने एक्स और वाई 2 पैरामीटर यहाँ पर रिसीव कर लिए। एक्स में num1 आ जाएगा, वाई में num2 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और होता अगर यहाँ पर कोई डेटा, तो यहाँ पर कोई भी नाम देके हम रिसीव कर सकते हैं उसको। जैसे हमने जेड दे दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई जेड ही दो, कुछ भी नाम दिया जा सकता है यहाँ पर रिसीव करने के लिए। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहाँ पर पहले num1 भेजा है तो वो यहाँ पर आएगा, और num2 बाद में भेजा है तो num2 यहाँ पर आएगा। अब num2 आप पहले भेजोगे तो पहले num2 रिसीव हो जाएगा, num1 बाद में भेजोगे तो num1 बाद में रिसीव होगा। इसको हम जरा कंसोल करके देख लेते हैं कि दोनों डेटा जो हमने भेजा वहां से क्या वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे और हम एक्स वाई को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल भी मानते हैं, यानी कि इसको हम वेरिएबल भी मानते हैं और इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल की तरह होता है बट फंक्शन के रेस्पेक्ट में, यानी कि जब हम फंक्शन के बॉडी में पैरेंथेसिस में जब इस चीज, अच्छा हमने फंक्शन बॉडी बोल दिया अभी, तो फंक्शन बॉडी ये नहीं होता है, इसको फंक्शन का हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये फंक्शन बॉडी होता है आपका। ठीक है, तो अगर कभी पढ़ाते समय मैं इसको फंक्शन बॉडी बोल दूं तो आपको उसको इग्नोर करना है, आपको समझना होगा कि ये फंक्शन बॉडी नहीं है, फंक्शन बॉडी ये है। इसको हम फंक्शन ब्रैकेट बोलते हैं या पैरेंथेसिस बोलते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने 2 आर्गुमेंट रिसीव किए, एक्स और वाई। तो इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट है। ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, हमने कंसोल कर दिया है और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है, यानी कि जब तक इस बटन पे क्लिक नहीं होगा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। यानी कि ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ये तब तक नहीं कॉल होगा जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं कर देंगे। जब तक क्लिक नहीं करेंगे कंसोल भी नहीं होगा। इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ, नोटिस करिए अभी कंसोल नहीं हुआ, हम क्लिक करेंगे तब कंसोल होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने 12 और यहाँ पर 13 लिखा, क्लिक करूंगा, नोटिस करिए
डेटा रिसीव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से डेटा रिसीव हो चुका है। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये क्लिक करने के बाद कॉल हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे हमने यहाँ पर पहले कॉल किया है, तो ये क्लिक करने के बाद कॉल हो रहा है, इसलिए यानी कि ये काम कर गया। अच्छा, सपोज करो यही ऐड फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर रहे होते तो ये एरर दे देता, यानी कि ऐसे नहीं कॉल कर सकते आप इस चीज को। डिफाइन नीचे हो रहा है, ऊपर कॉल नहीं कर सकते, ऐसे कॉल करोगे तो ये एरर दे देगा। ऐसे भी कॉल किया जा सकता है, नोटिस करिए ये एरर दे दिया, देखिए ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये देखिए कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि हमने इनिशियलाइज करने से पहले ही एक्सेस किया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो इसको हम चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, नोटिस करिए मैंने नीचे कर दिया। अभी क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग में XY प्रिंट होगा। अभी देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए दोनों जगह पे अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि जब अब इसके अंदर डेटा नहीं आएगा, यानी कि अगर यहाँ पर डेटा नहीं आया तो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो उस केस में आप डिफॉल्ट वैल्यू इसका कुछ भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अनडिफाइंड ना आए तो आप डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख सकते हो इसका, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हो। तो देखिए नोटिस करिए दोनों जगह पे 0 आया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 0 दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बस याद रखना है कि अगर आपने इस फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर आपने पैरामीटर रिसीव किया है, सपोज करो हम यहाँ से पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं, अभी मैंने नहीं भेजा और मैंने इसको भी नहीं कॉल किया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने 2 पैरामीटर रिसीव किया और प्रिंट किया, तो अभी क्या होगा, मैंने रिलोड किया क्योंकि पेज लोड होते हमने नहीं कॉल किया फंक्शन को, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अभी मैंने यहाँ पर इस तरीके से इनपुट किया और यहाँ पर भी मैं कुछ इनपुट कर देता हूँ, मैंने क्लिक किया, नोटिस के लिए दोनों जगह पे अनडिफाइंड आया। अब आपने पैरामीटर अगर रिसीव किया है और उसको अगर आपने प्रिंट किया है तो वो अनडिफाइंड ही देगा, अगर आपने यहाँ से कोई डेटा नहीं भेजा तो। अब सपोज करो हम यहाँ से कोई भी डेटा भेज सकते हैं, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट भेज सकते हो आप। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है, मैंने एक नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और इसमें मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड, यानी कि जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से लिख दिया। तो एक्स में प्रिंट होगा, वाई में अनडिफाइंड आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट आर्गुमेंट है, ठीक है। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया और क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट आ गया और दूसरे वाले में अनडिफाइंड आ गया क्योंकि आपने दूसरा कुछ भेजा नहीं है। अब दूसरा कुछ आप नंबर भेज दीजिए इस तरीके से, तो जो भी भेजेंगे सब रिसीव हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जैसे भेजेंगे वैसे ही रिसीव होगा। ये एक्स में प्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट आपका और ये जो नंबर है वाई में प्रिंट हुआ। तो पहले हमने इसको भेजा है इसलिए पहले ये रिसीव होगा यहाँ पर, और बाद में हमने इसको भेजा है इसलिए बाद में रिसीव होगा। तो ये हमारा एडिशन के लिए फंक्शन है, ठीक है। मैंने एडिशन करना है, num1 और num2 को भेजते, तो मैंने यहाँ पर num1 का यूज किया और यहाँ पर मैंने num2 का यूज कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने भेज दिया, यहाँ पर num1 रिसीव हो जाएगा, यहाँ पर num2 रिसीव हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर सिर्फ प्लस लगा दो तो ये दोनों जुड़ जाएगा। नोटिस करें मैं कंसोल में ही रखता हूँ, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा, यहाँ पर भी मैं 12 लिखूंगा। नोटिस करिए अभी क्या होगा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये देखिए 12 आ गया, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के केस में ये आपका प्लस जो है कॉन्केट करने का काम करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका 2 काम है, एक तो कॉन्केट करने का काम है, एक तो एडिशन करने का काम है। तो अगर यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है, बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्केट करने का काम कर रहा है। तो इनपुट लेते समय इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप या तो इसको नंबर फंक्शन के अंदर रख दिए इस तरीके से, यानी कि हम यहाँ पर नंबर फंक्शन के अंदर इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, तब भी ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कई सारा तरीका है नंबर में कन्वर्ट करने का, मैंने नंबर फंक्शन के अंदर रखा तो अब ये नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए पहला तरीका ये था नंबर फंक्शन के अंदर रख दिया जाए। दूसरा तरीका है कि आप इंट के अंदर रखो इसको, यानी कि इंट भी एक फंक्शन होता है, इंट ही होता है ना, इसके अंदर रखेंगे तब भी ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा और यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्लिक करूंगा, अच्छा इंट इज नॉट डिफाइंड, पार्सेंट इंट नहीं होता है, होता है सर, क्या होता है पार्सेंट, हाँ सॉरी, पार्सेंट होता है, पार्सेंट और पार्स फ्लोट होता है। पार्सेंट डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम पार्सेंट डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा पार्स फ्लोट इसलिए लिखते हैं, अगर इसमें जैसे आप पॉइंट भी दे रहे हो यहाँ पर, जैसे 11 पॉइंट समथिंग हमने लिखा तो यहाँ पर हम पार्स फ्लोट का यूज करेंगे, ठीक है, तब भी ये यानी कि अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीजर में अगर ये कन्वर्ट हो चुका है तो अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलेट हो गया। तो ये दूसरा तरीका था नंबर में कन्वर्ट करने का। सबसे आसान तरीका क्या है नंबर में कन्वर्ट करने का? सबसे आसान तरीका ये है
कि अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके पहले प्लस ऑपरेटर का सिंबल दे दो, तो इससे भी ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीसरा तरीका है। और भी तरीके हो सकते हैं नंबर में कन्वर्ट करने के। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 3 तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने कैलकुलेट किया, अभी भी ये कैलकुलेट हो रहा है। तो फंक्शन बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, यानी कि ये जो हमने फंक्शन बनाया इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि हम इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करके अलग अलग तरीके का ऑपरेशन यानी कि जो है कैलकुलेशन ले सकते हैं। जैसे सपोज करो यहीं पर मैं एक और बार ऐड फंक्शन कॉल कर लूं और यहाँ पर मैंने अपनी तो ये दो हेलो, यानी कि ये भी कैलकुलेट होगा और ये भी कैलकुलेट होगा। ये तो यूजर का इनपुट है और ये हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया है। तो 2 बार ये फंक्शन कॉल होगा और दोनों बार आपको कंसोल में डेटा दे देगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करें मैं यहाँ पर 30 और यहाँ पर मैं 30 डिफाइन करता हूँ, तो इसका रिजल्ट तो 60 आ जाएगा। और ये जो 50-50 आपने लिखा है इसके लिए 100 रिजल्ट आएगा। कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए तो 60-60। तो जब हम इस तरीके से फंक्शन बना के उसको कहीं पर यूज करते हैं तो वो जो फंक्शन का कोड होता है वो हमारा रीयूजेबल हो जाता है। अब उसको हम पेज के अंदर जितनी मर्जी बार कॉल करें, जितनी मर्जी बार यूज करें, ठीक है, वो हमारे काम में आ सकता है। तो ऐसा काम हम बहुत सारे जगह पे करते हैं। बहुत सारे फंक्शन ऐसे बनाते हैं जिनका हमें सिर्फ काम लेना होता है। लेकिन ऐसे अगर आप फंक्शन बनाते हो तो ये रिजल्ट प्रिंट करने का काम नहीं करते हैं। यानी कि रिजल्ट यहाँ पर आप मत प्रिंट करिए, रिजल्ट यहीं पर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका यानी कि जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर चाहिए ना आपको। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐड हो चुका है तो वो यहीं पर हमें मिले, यहाँ पर ये प्रिंट ना हो। तो उस केस में आपको यहाँ से इस चीज को रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न करने के लिए आप यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और x प्लस वाई को बस यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। कैलकुलेशन होगा और रिटर्न होके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट रिटर्न कर दो, एक वेरिएबल में रख सकते हो इस तरीके से आप जेड के नाम से, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया जेड के नाम से और अब मैं रिटर्न कर दूं जेड को। तो ऐसे एक लाइन आप बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप यहीं से रिटर्न कर दीजिए, आपको वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से तो याद रखिएगा, यहाँ से अगर आपने कुछ भी रिटर्न किया है तो ये वहां जाएगा जहां पर ये फंक्शन कॉल किया गया है। तो फंक्शन ये यहाँ पर कॉल किया गया है तो यहाँ से रिटर्न किया गया डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में इसको रिटर्न किए डेटा को रख सकते हो। जैसे मैंने रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने रखा और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कैश करता हूँ। मैंने कंसोल डॉट लॉग कैश किया इस तरीके से और रिजल्ट को मैंने डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 नंबर था, वो नंबर हमने ऐड फंक्शन को दिया। ऐड फंक्शन क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर रिजल्ट भेज देगा। इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसका काम क्या है, इस फंक्शन का ऐड यानी कि सम करने का। जैसे मैंने 2 नंबर दिया इसको, तो अभी ये हमें सम करके दे देगा। अच्छा, हमने शायद प्रिंट किया है कि नहीं, हाँ, रिजल्ट को हमने कंसोल किया है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए कैलकुलेट करने का काम ये फंक्शन कर रहा है और रिजल्ट शो करने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो जब भी आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर जाएगा, यानी कि जहाँ पर आपने ऐड फंक्शन कॉल किया है। तो अगर आप ऐड फंक्शन कॉल करते समय किसी वेरिएबल में रिसीव करेंगे तो रिसीव होगा ये। अगर आप चाहते हो कि यहीं पर मैं कंसोल कर दूं तो आप डायरेक्ट इसी को कंसोल कर दीजिए, आपको रिजल्ट में रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे डॉट कंसोल लिखिए और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से फंक्शन को, ठीक है। तो अब ये यहीं पर कंसोल हो जाएगा, जो भी यहाँ से रिटर्न किया जाएगा वो कंसोल हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से 12 और यहाँ पर 12 लिखा, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। नोटिस करिए 24 रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, अगर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो ऐसे स्टोर कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से पैरामीटर भेजो और यहाँ पर रिसीव करो और उसको कैलकुलेट करके यहाँ से डेटा दो। कोई भी डेटा भेजा जा सकता है। इससे हमने अगर यहाँ से जस्ट फॉर कोड रिटर्न कर दिया तो ये जस्ट फॉर रिटर्न होके इस रिजल्ट में जाएगा और ये रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। अगर हम रिलोड करके क्लिक करें तो नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। तो अभी आपको बस इतना समझना है, यानी कि अभी आपको बस इतना समझना है कि फंक्शन बनाने का बेनिफिट क्या होता है और फंक्शन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में चीज़ों को समझना है कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट कैसे भेजेंगे और पैरामीटर के रूप में कैसे हम क्या रिसीव करेंगे। जैसे अभी हमने आर्गुमेंट के रूप में 2 डेटा भेजा और दोनों को रिसीव किया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। इसी तरीके से हम चाहें उन दोनों डेटा का मल्टीप्लिकेशन करना, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई के नाम से एक फंक्शन
बनाता हूँ और मल्टीप्लाई के अंदर भी मैं ऐसे वही दोनों डेटा रिसीव करूंगा और मैंने मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। रिटर्न करके कहाँ जाएगा? जहाँ पर आप मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई ऐसे डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा। दोनों डेटा मैंने भेज दिया है। अब मल्टीप्लाई को भी हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे, नोटिस करिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देगा और ये मल्टीप्लाई करके देगा, यहाँ पर रखेगा, दोनों को हमने प्रिंट कर दिया है। तो दो फंक्शन हमारे पास, एक मल्टीप्लाई करने के लिए, एक कैलकुलेशन करने के यानी कि एडिशन करने के लिए। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने 12 लिखा और यहाँ पर मैंने 12 लिखा। तो इसका एडिशन क्या आएगा? 24 और मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 144। क्लिक पे क्लिक यानी कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कुछ एरर आया यहाँ पर, एक्सेस मल्टीप्लाई बिफोर इनिशियलाइजिंग, यानी कि ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के नाम से आप वेरिएबल मत बनाइएगा क्योंकि हमने नीचे की तरफ फंक्शन बना रखा है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, आपने कॉल इसके नाम से मैंने जी क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ठीक तो है, ठीक है। यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम चेंज कर लेंगे, मैंने ये डिफाइन कर दिया और कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मैंने num1 और num2 भेजा है मल्टीप्लाई के अंदर। यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 12 डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने 12 डिफाइन किया, क्लिक करेंगे, नोटिस करिए 24 और यहाँ पर 144। तो अगर आपने फंक्शन ऐसे बना दिया है मल्टीप्लाई के नाम से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के नाम से वेरिएबल मत बनाइएगा, ठीक है, कोई और नाम देंगे। इसी तरीके से आप डिवीजन के लिए और जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी फंक्शन बना सकते हो। तो अभी एक लाइन का कोड है इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन हम बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कोड भी होते हैं, काफी सारे सोल्यूशन किए जाते हैं फंक्शन के अंदर, और सोल्यूशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको लास्ट में रिटर्न करते हैं और रिटर्न होके वो वहां जाएगा जहां पर आपने फंक्शन कॉल किया है। जैसे अभी हमने ऐड के अंदर कैलकुलेट करके रिटर्न किया तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया था। तो उसको आपको किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेना है। जैसे मैंने लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने रिसीव कर लिया। अब नोटिस करिए ये एरो फंक्शन है, ठीक है, और हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया रिटर्न करने के लिए। तो अगर आप ये एरो फंक्शन है और एक ही लाइन का कोड है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिफाइन कर दीजिए, ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, आपको रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे लिख दीजिए बस x + y और यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए x मल्टीप्लीकेशन y, ठीक है, अभी भी ये रिटर्न हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन के सामने, यानी कि जो एरो है इसके सामने अगर आप कुछ भी रखते हो तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा, आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। यानी कि रिटर्न करने के लिए आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर एक लाइन का कोड है तो यहीं पर लिख दीजिए, देखिए कितना सिंपल हो गया ये, यानी कि हमारा जो कोड है वो और ज्यादा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एक लाइन में कुछ भी रिटर्न करना है तो बस इस एरो के सामने रख दीजिए, वो रिटर्न होके वहीं चला जाएगा जहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया गया है। तो अभी भी वैसे ही हमें रिजल्ट मिलेगा जैसे थोड़ी देर पहले मिला था। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 13 और यहाँ पर मैंने 13 लिखा, क्लिक करेंगे, 169 मल्टीप्लीकेशन है और ये 26 इसका एडिशन है, ठीक है। तो नोटिस करिए हमने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया तो हमें यहाँ से बेनिफिट मिला कि हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यही डिफिनेशन अगर फंक्शन कीवर्ड के साथ किया गया होता, यानी कि अगर हम ऐड जो, यानी कि इस दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पर नीचे की तरफ एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ जरा इस तरीके से ऐड के नाम से, और इसका डिफिनेशन मैंने ऐसे फंक्शन कीवर्ड के साथ किया, यानी कि एक फंक्शन कीवर्ड है इसके साथ मैंने डिफिनेशन किया x, y, यहाँ पर भी रिसीव कर लूंगा। एक वेरिएबल और बनाता हूँ मैं, सॉरी एक फंक्शन और बनाता हूँ मैं मल्टीप्लाई के नाम से, और इसके अंदर भी मैं यानी कि एक्स वाई को रिसीव कर लूंगा। तो यहाँ से अगर आपको रिटर्न करना है तो इसके सामने कोई फीचर नहीं है रिटर्न करने का, आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाई ऐसे रिटर्न करना होगा आपको। और यहाँ पर भी आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होगा अगर आपको कुछ रिटर्न करना है तो ये बेनिफिट होता है एरो फंक्शन बनाने का, ठीक है। अभी देखा था आपने एरो फंक्शन के सामने से हम कुछ भी रिटर्न कर पा रहे थे, लेकिन फंक्शन कीवर्ड के साथ अगर आप डिफिनेशन करेंगे तो आप कुछ भी नहीं रिटर्न कर पाएंगे, रिटर्न कीवर्ड आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एरो फंक्शन का जो कोड होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, हमें फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता है, नॉर्मल तरीके से हम फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं हम। तो फंक्शन कीवर्ड के अंदर आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपका एक लाइन का कोड है तो ऐसे रिटर्न कर सकते हो,
और यहाँ पर भी अगर आप ऐसे नहीं रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न कीवर्ड लगा के रिटर्न कर सकते हो, बस बॉडी बनाइए और वहां से रिटर्न करिए, तो अभी भी वही काम होगा जो थोड़ी देर पहले हो रहा था। नोटिस करिए मैंने यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी मैंने 12 इनपुट किया, कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ों को और समझा देता हूँ। अभी आपका फंक्शन पैरामीटर खत्म नहीं हो गया है, इस पर हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको हटा दिया इस तरीके से और बटन इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, नोटिस करिए मैं एक काम करता हूँ, लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा इस तरीके से num1 के नाम से, और यहाँ पर मैं ऑल इनपुट का 1 इंडेक्स रीड करूँगा, यानी कि 0 इंडेक्स रीड करूँगा और डॉट वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। तो वैल्यू डिफाइन करने से क्या मतलब है भाई, यानी कि वैल्यू निकल जाएगा। लेट num2 डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया ऑल इनपुट का 1 इंडेक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कब आपको कांस्टेंट बनाना है, कब आपको वेरिएबल बनाना है, और कब आपको लेट कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करना है। तो अभी हमने लेट कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया है, मैं यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करके प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने कंसोल और डॉट लॉग किया उसके तरीके से, और यहाँ पर मैं num1 प्लस num2 प्रिंट कर देता हूँ। ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया, यानी कि num2 इस तरीके से। तो अभी कैलकुलेट हो जाएगा दोनों का वैल्यू। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, मैं पहले से ही कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पेज लोड होते इसमें कुछ वैल्यू रहे और वो कैलकुलेट हो। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड का इसके तरीके से, और मैंने 12 डिफाइन कर दिया। तो इसमें पहले से वैल्यू रहेगा, ये देखिए, और यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नंबर नहीं है, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर को डिफाइन कर देंगे। तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा। नोटिस करिए कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये जो लेट वाला वेरिएबल आपने बनाया, ये ब्लॉक स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप का मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर होता है, जैसे अभी हमने करली ब्रैकेट के अंदर रखा है इस चीज को, तो अब ये यहाँ पर एक्सेस नहीं होता। यानी कि जो लेट कीवर्ड के साथ आप वेरिएबल बनाते हैं वो ब्लॉक स्कोप होता है, और कांस्टेंट वाला भी ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करने की कोशिश की, तो अभी क्या होगा, ये रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि नोटिस करिए रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, ये एरर आ रहा है कि num1 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो num1 यहाँ पर लिख रहे हैं ये अनडिफाइंड बताया जा रहा है, डिफाइंड नहीं है। अनडिफाइंड में और नॉट डिफाइंड में बहुत फर्क है। अनडिफाइंड हो सकता है कि आपका कोई वैल्यू आ रहा हो कि अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, और नॉट डिफाइंड का मतलब ये पेज में कहीं नहीं लिखा गया है। तो अगर ये ब्लॉक के अंदर बंद है, तो ये ब्लॉक ऐसे नहीं होता जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है। इफ में हम ब्लॉक लगाते हैं ना इस तरीके से, इफ लिखते हैं इस तरीके से, तो ये ब्लॉक हो सकता है आपका, इफ वाला ब्लॉक हो सकता है, एल्स वाला ब्लॉक हो सकता है, या स्विच कंडीशन के अंदर का ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका जो कोड है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो मैंने एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से, यानी कि ये दोनों वेरिएबल है हमारे पास इस तरीके से, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इफ कंडीशन डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, और मैं चेक कर लेता हूँ क्या num1 इक्वल टू num2 है, क्या ये दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो मैं लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा इस तरीके से जेड के नाम से, और इसमें मैं num1 प्लस num2 को प्रिंट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि num1 और num2 मैंने दोनों को प्रिंट कर लिया, और यहाँ पर मैं जेड लिखूंगा। नोटिस कर मैंने जेड डिफाइन किया, तो अभी क्या होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर जेड लिखा, तो ये ब्लॉक स्कोप, यानी कि लेट कीवर्ड के साथ आपने डिफिनेशन किया है। ठीक है, कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में चेक पास करें, तो नोटिस करिए लाइन नंबर देख लीजिएगा, ये लाइन नंबर 29 है और ये लाइन नंबर 32 है। अभी देखिए 29 पे तो रिजल्ट आ जाएगा 24, लेकिन 32 लाइन नंबर पे जो आपने प्रिंट किया, ये देखिए लाइन नंबर, उसमें जेड इज नॉट डिफाइंड बताया गया, क्योंकि ये ब्लॉक से घिरा हुआ है, ये बाहर नहीं एक्सेस होगा। अगर यही चीज वायर से लगा होता, यानी कि वायर कीवर्ड आपने यूज किया होता, तो ये प्रिंट हो जाता है यहाँ पर, यानी कि अगर आपने वायर कीवर्ड बनाया होता तो ये प्रिंट हो जाता। तो ये जो वेरिएबल होता है, यानी कि वायर कीवर्ड के साथ आप वेरिएबल बनाते हैं, वो ब्लॉक स्कोप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप का मतलब ये इस बॉडी से अगर कोई वेरिएबल बंद है, चाहे वो लेट हो चाहे वो कांस्टेंट हो, वायर नहीं, तो बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट भी होता तब भी ये बाहर एक्सेस नहीं होता, यानी कि नोटिस करिए बाहर एक्सेस नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं लेट और कांस्ट, लेकिन वायर आपका ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नहीं है। तो इंटरव्यू वगैरह में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है लेट और कांस्ट और वायर में डिफरेंस क्या है, तो वायर
ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, सिंपल ऐसे ही बोलिए, कुछ भी ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, कांस्टेंट भी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। अब लेट और कांस्ट में भी डिफरेंस है, ठीक है। लेट और कांस्ट में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए जरा। जैसे हमने लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर जेड के नाम से वेरिएबल बनाया और मैंने इसमें 50 असाइन किया, मैंने जेड प्रिंट किया। अभी मैं रिलोड करूंगा तो नोटिस करिए यहाँ पर 50 प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 50 प्रिंट हो रहा है। अगर हम जेड को अपडेट कर दें, प्रिंट करने से पहले मैंने जेड इक्वल टू 100 डिफाइन कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो जेड है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें 50 नहीं रहेगा और उसमें 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर कांस्टेंट बना होता, यानी कि कांस्टेंट बना के आपने जेड में 50 रखा होता, तो अब ये जेड अपडेट नहीं होगा। अगर आपने कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया है तो जेड अपडेट नहीं होगा। जेड अगर आप अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। ये देखिए एरर आ गया, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि किसी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। असाइनमेंट लिख के आ गया ना इस तरीके से, यानी कि आप कुछ वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर कुछ असाइन करना चाह रहे हो जो कि गलत है, इसलिए एरर आ गया, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट के अंदर अगर आपने कांस्टेंट बना दिया है तो वो चेंज नहीं हो सकता, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो कि उसका वैल्यू चेंज कर दीजिए आप। कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। कांस्टेंट और लेट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल आपका ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नहीं होता है। लेट का और वायर का वैल्यू चेंज किया जा सकता है, यानी कि हमने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर लेट होता तो ये चेंज हो जाता, यानी कि ये 100 हो जाता। लेकिन ये कांस्ट है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर ये वायर होता तब भी ये चेंज हो जाता। इतना ध्यान में रखना है कि लेट और कांस्ट ब्लॉक स्कोप होते हैं और कांस्टेंट से डिक्लेयर किया गया डेटा चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आपने एक बार उसमें 50 डाल दिया है तो अब उसमें 50 ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो। यानी कि उसको 50 को 20 नहीं कर सकते और ना ही 50 को 100 कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इतना ही रखता हूं मैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। फंक्शन पैरामीटर और भी इन चीजों पे हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास का टाइम एंड हो रहा है, इसलिए मैं अभी यहीं पर क्लास को खत्म कर रहा हूँ। और आज कोई भी टास्क नहीं है। जिन लोगों ने टास्क भेजा है उनका टास्क मैं चेक करके उनको रिस्पांस दे दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, इसलिए पेशेंस रखिए। मैं टास्क को चेक करके दे दूंगा और जिन लोगों ने टास्क नहीं किया है वो टास्क कंप्लीट करके दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग की जो स्टडी है वो अच्छे से चले और मेरा भी मन लगे पढ़ाने में। अगर आप पढ़ेंगे नहीं सही से तो मेरा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। मुझे पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप पढ़ने में मन लगा रहे हो तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो मैंने आप इसलिए फी का भी जो बाउंडेशन था वो भी हटा दिया। मैंने फी वगैरह मैंने तो पहले डिसाइड किया था मैं फी लूंगा पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने फी भी हटा दिया ताकि आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो अगर अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। तो पढ़िए ताकि मेरा भी मन लगे पढ़ाने में और आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।